हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। आज हम कक्षा 12 का टॉपिक अपनी इस कक्षा में पढ़ेंगे और कक्षा 12 में हम अपना अगला चैप्टर 8 आज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग, समग्र पूर्ति व संबंधित धारणाएं। तो समष्टि यानी कि हम मैक्रो पढ़ रहे हैं और मैक्रो के अंदर हम समग्र की बात करते हैं, सकल की बात करते हैं, तो उससे संबंधित धारणाएं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी धारणा यहाँ पर क्या होगी हमारी, समग्र मांग। तो विद्यार्थियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है, बहुत ही आसान हमारा चैप्टर है, अच्छे से आप सभी को समझना है। समग्र शब्द का क्या अर्थ होता है? समग्र, कुल या सकल, ये सारे किसी एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं। समग्र का अर्थ भी सारा, कुल टोटल, और सकल का अर्थ भी कुल सारा टोटल। तो सकल मांग, समग्र मांग, कुल मांग क्या होती है? तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा करनी चाहिए। समग्र, कुल या सकल मांग क्या होती है? एक लेखावर्ष की हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर कि एक लेखावर्ष में, एक लेखावर्ष होता क्या है? एक लेखावर्ष होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो जो भी हमारा एक वित्तीय वर्ष है, एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उन सभी वस्तु और सेवाओं का की जो कुल मांग होगी, सेवाओं की कुल मांग, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम कुल मांग या सकल मांग या समग्र मांग। यानी कि पूरे एक वर्ष में, एक वित्त वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उनकी लोगों ने कितनी मांग की, उस सारी मांग का जोड़ क्या कहलाएगा? हमारा सकल मांग कहलाएगा, कुल मांग कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। तो हम इसे एडी से भी शो करते हैं। एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग। एक व्यक्ति की मांग होती है, एक अर्थव्यवस्था की सभी लोगों की मांग को अगर जोड़ दिया जाए तो वो एग्रीगेट डिमांड होती है, सकल मांग होती है। तो एक व्यक्ति की मांग के बारे में हमने माइक्रो के अंदर पढ़ा, और एग्रीगेट डिमांड यानी कि सभी की मांग यानी कि समग्र मांग के बारे में हम यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं। तो जहां तक इसकी परिभाषा की बात है, आप सभी को समझ में आ गई होगी कि पूरे एक वर्ष में, एक लेखा वर्ष में जितने भी अर्थव्यवस्था में आदमी हैं, उन सभी आदमियों के द्वारा जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, उन सब की जो कुल मांग की गई है, टोटल जो उनका है, उसे हम समग्र मांग कहते हैं। तो इसे हम एडी से शो करते हैं, एग्रीगेट डिमांड से। और एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन ऑफ डी। समेशन, ये सिग्मा का निशान है, सिग्मा समेशन जिसे हम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है टोटल, जोड़, सबका जोड़। किसका जोड़? डिमांड्स का, जो इंडिविजुअल्स की डिमांड है, एक आदमी की डिमांड, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, ऐसे अगर अर्थव्यवस्था की सभी लोगों की मांग को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? हमारी एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड की ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगी? समेशन ऑफ डिमांड्स, यानी कि इंडिविजुअल्स की जो एक एक आदमी की जो मांग है, उन सभी की मांगों को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारी एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। तो विद्यार्थियों, ये हुई परिभाषा। समग्र मांग कहते किसे हैं, कुल मांग कहते किसे हैं, एडी किसके बराबर होती है। अब आगे इस चैप्टर के अंदर क्या है कि जो हमारी समग्र मांग है, उससे संबंधित दो हमारे नजरिए हैं, दो धारणाएं हैं। एक को कहते हैं हम सामान्य दृष्टिकोण और दूसरे को कहते हैं हम केंजियन दृष्टिकोण। तो ये थोड़ी सी जरा सी बात है, आप लोगों को समझनी है, और ये बात जब आप यहाँ पर समझ लेते हैं तो फिर आगे तक के लिए ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक सामान्य दृष्टिकोण है और दूसरा है हमारा केंजियन दृष्टिकोण। आप लोगों ने पढ़ा कि समग्र मांग होती क्या है? जो एक व्यक्ति की मांग होती है, ऐसे अर्थव्यवस्था में बहुत सारे आदमी होते हैं, उन सभी की मांग को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारी कुल मांग या समग्र मांग कहलाएगी। अब जो समग्र मांग है, इससे संबंधित अर्थशास्त्र के अंदर दो नजरिए हैं। एक को कहते हैं हम सामान्य दृष्टिकोण और दूसरे को कहते हैं केंजियन दृष्टिकोण। ये केंज एक अर्थशास्त्री का नाम है, उन्होंने इस नजरिए के बारे में, इस दृष्टिकोण के बारे में बताया, इसलिए उन्हीं के नाम के ऊपर इसे केंजियन दृष्टिकोण कहा जाने लगा। और दूसरा क्या है हमारा? सामान्य दृष्टिकोण। तो ये क्या है, अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सामान्य दृष्टिकोण जो होता है वो वस्तु की मांग, जो भी वस्तु है उस वस्तु की मांग और उस वस्तु की कीमत के बीच संबंध को दिखाता है।
ध्यान से सुनना है आप सभी को। सामान्य दृष्टिकोण क्या कहता है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की मांग और उस वस्तु की कीमत, इन दोनों के बीच में जो संबंध दिखाने वाला है, कीमत और मांग, उसे कहते हैं हम सामान्य दृष्टिकोण। तो कीमत और मांग के बीच में संबंध आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हमने माइक्रो के अंदर जो हमारा मांग का चैप्टर आया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक वस्तु की कीमत में और मांग में कैसा संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। और जो हमारा मांग वक्र होता है वो भी कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो जो हमारी मांग वक्र जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, हम इस तरह से बना सकते हैं, ये हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पर हम वस्तु की मांग ले सकते हैं, मांगी गई मात्रा या मांग, और यहाँ पर क्या आएगी, वस्तु की कीमत। तो जो सामान्य दृष्टिकोण है वो कीमत के बीच में और मांग के बीच में संबंध दिखाता है। ये वस्तु की मांग है, ये वस्तु की कीमत है, और इन दोनों के बीच में मैंने क्या बता दिया, ये हम पढ़ चुके हैं माइक्रो के अंदर कि इन दोनों के बीच में तो नेगेटिव रिलेशन होता है। तो मांग वक्र कैसा बनता है, इस तरह का ऋणात्मक ढाल वाला, डिमांड कर्व इस प्रकार का होता है। मान लिया कीमत ये है, इस कीमत के ऊपर हम इतनी मांग कर रहे हैं, ये कीमत P कीमत है इतनी OP, तो इसके ऊपर हम ये OQ मात्रा कर रहे हैं। कीमत जब घटती है, कीमत क्या हो गई, घट गई, यहां से घटकर यहां हो गई, तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, यहां से बढ़कर इतनी हो गई। तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, उल्टा, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। अगर हम उल्टा करें कि भाई ये चीज बढ़ गई तो ये चीज घट गई, यानी कि जैसे जैसे कीमतें घटेंगी वैसे वैसे मांग बढ़ेगी। तो कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध हुआ, नेगेटिव संबंध हुआ। तो जो सामान्य दृष्टिकोण है वो एक वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग के बीच के संबंध को दिखाता है, और हमें पता है इन दोनों के बीच में संबंध कैसा होता है, नेगेटिव होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। इसलिए मांग वक्र भी कैसा बनेगा, ऋणात्मक ढाल वाला, ये बायां हिस्सा, ये दायां हिस्सा, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाला। तो ये सामान्य दृष्टिकोण है। बच्चों, जब आप TR जैन की पुस्तक के अंदर इस चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां पर आपको इस तरह के नेगेटिव ढाल वाले दो चित्र मिलेंगे। जो पहले वाला चित्र है उसके ऊपर माइक्रो डिमांड कर्व लिखा हुआ है। माइक्रो डिमांड कर्व यानी कि ये एक आदमी की वस्तु की मांग और उस वस्तु की कीमत के बीच में संबंध को दिखा रहा है। लेकिन आप सभी को पता है हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, और मैक्रो के अंदर हम समग्र मांग की बात करते हैं, सभी लोगों की मांग की बात करते हैं। तो एक आदमी का मांग वक्र ऐसे बनेगा, दूसरे का भी ऐसा ही बनेगा, तीसरे का भी ऐसा ही बनेगा, और जब हम उन सब लोगों की मांग को जोड़ देंगे तो फिर सबका मांग वक्र भी ऐसा ही बनेगा। तो जो पहले वाला चित्र है वो माइक्रो डिमांड कर्व का है, यानी कि एक व्यक्ति की वस्तु की मांगी गई मात्रा और कीमत के बीच के संबंध को दिखा रहा है, और दूसरा अर्थव्यवस्था में सभी लोगों की वस्तु की मांगी गई मात्रा और कीमतों के बीच में संबंध को दिखा रहा है। और उसको उसने क्या लिखा है कि ये मैक्रो डिमांड कर्व है, तो इसे हम AD समग्र मांग वक्र हम इसे कहेंगे। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी वस्तु की मांग और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को दिखा रहा है। तो बहुत ही आसान सी बात है, सामान्य दृष्टिकोण एक वस्तु की कीमत में और एक वस्तु की मांग के बीच में संबंध को दिखाएगा, और मांग वक्र कैसा बनेगा, हमारा ऋणात्मक ढाल वाला बनेगा। तो ये हमारा पहले वाला जो माइक्रो है, समझने के लिए बस मेरे को बताने के लिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो माइक्रो का है। सेम दोनों डायग्राम बिल्कुल एक जैसे हैं। पहले वाला एक व्यक्ति की मांग और कीमत के संबंध को दिखा रहा है, दूसरे वाला सभी व्यक्तियों की मांग और सभी व्यक्तियों की कीमत के बीच के संबंध को दिखा रहा है। तो ये तो हुआ सामान्य दृष्टिकोण, जो मांग और वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को दिखाएगा। जो दूसरा दृष्टिकोण है वो क्या करता है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की, थोड़ा सा समझने की बात है, और बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो केंद्र जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने वस्तु की कीमत और मांग के बीच के संबंध को नहीं दिखाया। उन्होंने किसको दिखाया कि एक वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय, या कह सकते हैं हम रोजगार, ये दो चीजें, इन दोनों के बीच के संबंध को दिखाया है। जो दूसरा दृष्टिकोण है अलग से, वो मांगी गई मात्रा और आय या रोजगार के साथ उसके संबंध को दिखाता है। तो विद्यार्थियों, एक बार थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता है कि आय, एक आदमी की आय और उसके द्वारा मांगी गई मात्रा में क्या संबंध होगा। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, और ये है भी, पता होगा भी आपको कि जैसे जैसे एक आदमी की इनकम बढ़ती है, आय बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, तो वो उतनी ज्यादा वस्तुओं की मांग करेगा।
तो क्या हुआ संबंध दोनों के बीच में, कैसा संबंध हुआ, पॉजिटिव। यानी कि जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा, जैसे जैसे आय बढ़ेगी, वैसे वैसे लोगों की मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि जब हमारी आमदनी बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, तो हम अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं। तो आय, रोजगार और वस्तु की मांग, आय या रोजगार है यहाँ पर, चाहे आय ले लो चाहे रोजगार ले लो, इन दोनों के साथ एक जैसी बात है। या फिर वस्तु की मांग के साथ अगर जब हम इनके संबंध को देखते हैं तो इनमें संबंध कैसा होता है, पॉजिटिव, धनात्मक, यानी कि दोनों बढ़ती हैं। जब आदमी के रोजगार कम हो जाते हैं, आय घट जाती है, तो उसकी मांग भी घट जाती है। तो दोनों घटते भी साथ हैं, बढ़ते भी साथ हैं, इसलिए इन दोनों में संबंध कैसा हुआ, धनात्मक। तो केंज के अकॉर्डिंग जो हमारा डिमांड कर्व है, जो हमारा मांग वक्र है, वो किस प्रकार का बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो केंज यहाँ पर क्या लेगा, यहाँ पर केंज आय या रोजगार, कोई भी चीज ले सकते हैं। केंज यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर आय और रोजगार को लेगा, और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को लेगा। हम एडी यहाँ पर लिख सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड, सकल मांग को लेगा। तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, वैसे वैसे कुल मांग भी बढ़ेगी। तो केंज का जो आय और रोजगार के बीच में संबंध है, और जो केंज का जो डिमांड कर्व है, वो डिमांड कर्व केंज का इस तरह का होता है, एडी। तो क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ रही है, ये आय इतनी थी तो मांग इतनी थी, आय और बढ़ गई तो मांग भी और बढ़ गई। तो जब ये चीज बढ़ रही है तो ये चीज भी बढ़ रही है। तो केंज के अनुसार जो मांग वक्र है वो कैसा होता है, धनात्मक ढाल वाला। अब आप लोगों को ये ध्यान से देखोगे तो मैंने डिमांड कर्व को यहाँ से नहीं बनाया, ओरिजिन से नहीं बनाया, मैंने इसको ऊपर से बनाया है। क्यों बनाया है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि केंज जो है वो वस्तु की एग्रीगेट जो मांग है या वस्तु की मांगी गई मात्रा है, और आय और रोजगार, इन दोनों के बीच में संबंध को प्रकट करता है। और केंज का जो मांग वक्र है वो धनात्मक ढाल वाला होता है, जबकि सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार हमने मांग वक्र कैसा पढ़ा है, नेगेटिव ढाल वाला पढ़ा है। तो यहाँ पर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कीमत और मांग के बीच में संबंध कौन दिखा रहा है, सामान्य दृष्टिकोण, जबकि आय, रोजगार और मांग के बीच में संबंध दिखाने वाला हमारा कौन सा दृष्टिकोण है, केंजियन दृष्टिकोण। प्रश्न को कैसे भी घुमाकर पूछ सकते हैं हम। केंजियन दृष्टिकोण के अनुसार मांग वक्र कैसा है, धनात्मक ढाल वाला, और सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार मांग वक्र कैसा है, ऋणात्मक ढाल वाला। तो आप लोगों को यहाँ पर आज के लिए इतना ही समझना है कि समग्र मांग होती क्या है, एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, समेशन ऑफ डिमांड्स इनके इक्वल होगी। और इसके दो दृष्टिकोण है, पहले को हम सामान्य दृष्टिकोण कहते हैं, दूसरे को केंजियन दृष्टिकोण कहते हैं। केंज ने अपने अनुसार ये सारी बातें बताई, इसलिए हमने इसको केंजियन दृष्टिकोण कह दिया। केंजियन दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है वो धनात्मक ढाल वाला होता है, और केंज वस्तु की मांगी गई मात्रा और आय और रोजगार के बीच में संबंध को प्रकट करता है, इसलिए ये धनात्मक ढाल वाला होता है। जबकि जो सामान्य दृष्टिकोण है वो कीमत और मांग के बीच में संबंध को दिखाता है, इसलिए वो नेगेटिव ढाल वाला होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली जो हमारी कक्षा होगी उसके अंदर हम एडी कर्व के बारे में, जो केंजियन दृष्टिकोण के अनुसार एडी डिमांड कर्व है, जो ओरिजिन से शुरू ना होकर ऊपर से शुरू हुआ है और क्यों शुरू हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल से विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।